नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। ये जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सेशन जो है अभी चला है, बजट का सेशन है वो चला है। तो मुझे लगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन जो हों थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बने जो आप न्यूज़पेपर या फिर समाचारों में सुने तो आप कहीं ना कहीं पर अपने एग्ज़ाम के साथ उसे रिलेट कर पाएँ। तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि स्पीकर हो गए, विधानसभा हो गई, इन सब चीज़ों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर जुड़ेगा और डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 173 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट। तो बोलते हैं कि पार्लियामेंट जो होती है ना, उसमें जो है वो किस किस से बनती है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो देखो, पार्लियामेंट में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है, परंतु इसके साथ साथ पार्लियामेंट में जो है प्रेसिडेंट भी आते हैं। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दी लोकसभा, दी राज्यसभा एंड दी प्रेसिडेंट, ये तीनों बॉडीज़ जो हैं वो कहाँ पर आती हैं, पार्लियामेंट को जो है वो बनाती हैं। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे ना, तो पार्लियामेंट से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। देखो, पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 5 है ना, वो डील करता है किसके साथ डील करता है, वो डील करता है जितने भी प्रोसीजर पार्लियामेंट में होते हैं उनके साथ, जितने भी पावर्स पार्लियामेंट के पास होती हैं उनके बारे में डील करता है। प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंट के पास होते हैं वो यहाँ पर डील होते हैं। ड्यूरेशन पार्लियामेंट की कितनी होगी, वो सारे यहाँ पर पार्ट 5 में आते हैं। अगर आर्टिकल पूछ ले जाए कि कौन से आर्टिकल में जो है ये पार्लियामेंट मेंशन की गई है, तो ये आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल नंबर 122 तक जो है ये आती है पार्लियामेंट। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये पार्लियामेंट के बारे में हो गया। आपने लोकसभा और राज्यसभा जो है वो सुने होंगे। राज्यसभा जो है एक हिंदी का नाम है और लोकसभा भी जो है एक हिंदी का नाम है। इनको जो था वो अडॉप्ट किया गया था। राज्यसभा को जो था वो 1954 में जो था वो अडॉप्ट किया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा, और राज्यसभा को जो था, लोकसभा को जो था वो इसको भी 1954 में ही जो था वो अडॉप्ट किया गया था, और अडॉप्ट किया गया था हाउस ऑफ पीपल के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है। और राज्यसभा जो होता है वो अपर हाउस होता है। बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपर हाउस कौन होता है पार्लियामेंट का, तो वो राज्यसभा जो है वो होता है, और लोअर हाउस कौन होता है, वो लोकसभा जो है वो होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन पार्लियामेंट से मिलते जुलते बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं दी रेजिडरी पावर दैट इज द पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट इज गिवन टू दी। बोलते हैं, एक बड़ा ही सिंपल मैं क्वेश्चन आपको समझाऊं तो बोलते हैं कि रेजिडरी पावर जो है वो किसको दी गई है इनमें से। तो अवशिष्ट शक्ति जो है वो किसको दी गई है। पहले समझिए कि अवशिष्ट शक्ति होती क्या है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अवशिष्ट शक्ति वो होती है जो हमें उन विषयों के बारे में कानून बनाने की शक्ति देती है जो तीनों सूचियों में नहीं है। अब ये 3 सूचियां कौन कौन सी है, एक है कंकरेंट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट और एक है स्टेट लिस्ट। अब जो चीज़ें इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं की गई हैं वो रेजिडरी पावर में जो है वो आती हैं। और ये कहा गया है कि रेजिडरी पावर जो है वो केंद्र के पास होगी, यूनियन के पास होगी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब इस बात को समझिए पूरी तरह से क्या है। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहाँ से हमने लिया है कि फेडरेशन होगी जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, और रेजिडरी पावर जो है वो सेंटर के पास होगी। ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिया है। कहाँ से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका एक, कि कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ये जो मैंने 3 लिस्ट आपको बताई ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये कौन से शेड्यूल में आती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th नंबर शेड्यूल में जो है ये तीनों की तीनों आती हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। यूनियन लिस्ट में जो है वो 100 सब्जेक्ट आते हैं, 100 सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें 61 सब्जेक्ट आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट जो हैं वो आते हैं। ये पता चल गया आपको, 7th शेड्यूल में ये आती हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 175 क्वेश्चन नंबर। बोलते हैं सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप टू लुक इनटू। तो बोलते हैं सरकारिया कमीशन गठित किया गया था। अब ये क्यों गठित जो था वो किया गया था, ये पूछते हैं। ये सरकारिया कमीशन आपने ध्यान रखना है कि ये गठित किया गया था क्यों। क्वेश्चन नंबर 175 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में जानने के लिए जो था ये गठित किया गया था।
ये कब गठित किया गया था? 1983 में जो था वो गठित किया गया था। कब? 1983 में इस कमीशन को गठित किया गया। आपने ध्यान रखना है कि कुछ कमेटीज़ बनी, कुछ कमीशंस बने जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस के लिए बने। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि सरकारिया कमीशन हो गया, इसी तरह पूंची कमीशन हो गया जो कि 2007 में जो था वो आया था। और पूंची कमीशन के अलावा जो था वो एक ARC 1 और 2 है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये आपने ध्यान रखना है कि ये भी सेंटर के द्वारा बनाए गए थे, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। और इसी तरह कुछ कमीशन मैं आपको बता देता हूँ, इन कमीशंस को ध्यान रखना कौन कौन से ईयर में आए थे। एक आपने सरकारिया कमीशन ध्यान रखना है, एक आपने पूंची कमीशन ध्यान रखना है, 2007 में आया था। एक आपने राजमन्नार कमेटी ध्यान रखनी है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो था वो गठित की गई थी। और ये राजमन्नार कमेटी 1969 में जो था वो गठित की गई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ये ध्यान रखना है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन भी जो था वो एक गठित किया गया था, ये 1973 में जो था वो गठित किया गया था। और ये आपने ध्यान रखना है कि इसके बाद एक वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम भी आया जो 1977 का है। और सरकारिया कमीशन तो आप पढ़ ही रहे हैं कि सरकारिया कमीशन जो है वो 1983 का है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए जो था ये था। तो ये सारे यहाँ से ध्यान रखें, इतना ही यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है, बोलते हैं द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन। तो बोलते हैं कि पार्लियामेंट के पास एक पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है, तो ये कौन से आर्टिकल में जो है वो दी गई है। अब पावर ऑफ अमेंडमेंट जो है वो जो हमारे पार्लियामेंट के पास दी गई है वो आर्टिकल नंबर 368 में जो है वो दी गई है। कहाँ पर दी गई है? आर्टिकल नंबर 368 में दी गई है। क्या इस तरह से कुछ और भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? फिर आपको पता होना चाहिए कि एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि कौन सा जो है कौन सा आर्टिकल है। एक पूछ सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो है, तो पार्ट भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो इसकी बात करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 20 जो है वो इसके साथ डील करता है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। और अमेंडमेंट के बारे में क्या पूछ सकते हैं? अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये जो हमने जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का वो हमने कौन सी कंट्री से जो है वो अडॉप्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है हमने साउथ अफ्रीका से जो है वो अडॉप्ट किया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमने साउथ अफ्रीका से क्या अडॉप्ट किया है? तो साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा हमने जो इलेक्शन होते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा के वो भी जो है वो वहाँ से अडॉप्ट जो है वो किया है। अब इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आपसे पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी हैं इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट? तो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है एक सिंपल मेजॉरिटी से होती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी से होती है। एक स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट होती है कि पार्लियामेंट की तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए, परंतु स्टेट की सहमति भी जो है वो वहाँ पर चाहिए। तो इसमें अलग अलग मैटर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ एक एक सभी का। जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, तो ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है वो काम हो जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी क्यों चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी उस टाइम चाहिए थी जब EWS का कोटा देना था। तो 103 जो 103 अमेंडमेंट हुई थी जिसने 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करवाई थी, वो स्पेशल मेजॉरिटी से हुआ था। और स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट की जो सहमति चाहिए होती है वो किस केस में चाहिए थी? जैसे कि हमने GST इंट्रोड्यूस किया था जब, तो उस टाइम जो था वो स्टेट की सहमति चाहिए थी। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ से भी ये आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब हर एक कथन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर जानेंगे कि कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला कथन पढ़िए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल नंबर 32। तो बिल्कुल सही बात है, इसको तो आप बिल्कुल ठीक कर देंगे कि ये तो सही है, ये गलत नहीं हो सकता। कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरे में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल्स इन दी कोर्ट, कि फंडामेंटल राइट जो है वो न्यायालय के संरक्षण इनको मिलता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, फंडामेंटल राइट जो है इनको न्यायालय का संरक्षण जो है वो मिलता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देखो
अगर हम बात करते हैं ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो ये पार्ट 4 में ही आते हैं, बिल्कुल सही बात है। पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट आते हैं, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, पार्ट 4A की जब बात की जाती है तो वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। और अगली स्टेटमेंट फिर गलत होगी, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट बच जाती है, क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल इन दी कोर्ट। देखो मौलिक कर्तव्य जो है ये कोर्ट का संरक्षण इनको नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही जो है वो कोर्ट का संरक्षण मिलता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो गलत है, तो ये सही हो गया यहाँ पर। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो अडॉप्ट किया है। इसी तरह जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, फंडामेंटल राइट्स का जो भी तामझाम है वो सारा वो हमने यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो अडॉप्ट किया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो जितना भी सिस्टम है वो हमने यूएसएसआर से जो था वो अडॉप्ट किया था। ये अडॉप्ट होने वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को जोड़ लेना सारे, अपने माइंड में एक सर्कल बना लीजिए इन क्वेश्चंस का कि कहाँ कहाँ से क्या आ रहा है। हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट पढ़े, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ी, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़े कि यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा हमने रेजिडरी पावर पढ़ा कि रेजिडरी पावर जो होंगी वो सेंटर के पास होंगी, और ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये 3 4 5 चीज़ें जितने भी हमने पढ़ी उन सभी को याद रखें। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो रिवाइज करवाऊँ, तो इंपॉर्टेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। उनको सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। कुछ मैं सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, सारे नहीं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे कि आर्टिकल नंबर 39A हो गया, ये बात करता है प्रमोट इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, यानी कि आपको फ्री कानूनी सहायता मिलेगी। आर्टिकल नंबर 39A में जो है ये आता है। आर्टिकल नंबर 40 में आता है कि विलेज पंचायत को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 43 में आता है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 43 के अलावा 47 में आता है कि जो कंजम्पशन है, जैसे कि ड्रग्स, दारू वगैरह कोई पीता है, ड्रिंक्स हो गए, अलग अलग इंटॉक्सिक जो होते हैं उनके ऊपर जो है वो प्रोविजंस है, बैन है। तो ये आर्टिकल नंबर 47 के में आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में चीज़ें आती हैं। और एक आर्टिकल नंबर 48 है, ये आता है ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस की। मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस में जो है ये चीज़ें बनाई जाएं। और इसी तरह से आपने एक ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आता है, ये आप ध्यान रखें। तो ये अपने अलग अलग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जान लिए। सिर्फ और सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट वन जो था वो यहाँ से रिवाइज करने थे, जो मैंने आपको करवा दिए, और मैक्सिमम टाइम यही एग्जाम में पूछे भी गए हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कौन से आर्टिकल में आती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कौन सा आर्टिकल है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर भी कुछ कथन दिए गए हैं और कहा गया है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। अगर सही नहीं है पूछा गया है तो सबसे पहला कथन देखिए आप क्या है आपके पास दिया हुआ, बोलते हैं दोज मेंबर्स हु विश टू रेज क्वेश्चन ड्यूरिंग 0 आवर नीड टू इन्फॉर्म द स्पीकर प्रियर टू द स्टार्ट ऑफ डेली सेशन। कि जो सदस्य शून्यकाल के दौरान प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्रश्न प्रस्तावित करना चाहते हैं, उन्हें जो है वो सत्र अध्यक्ष को जो है वो सत्र प्रारंभ होने से पहले ही जो है वो सूचित करना आवश्यक है। पहला ये कहा गया है। दूसरा कहा गया है रूल्स रिगार्डिंग 0 आवर आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो 0 आवर से रिलेटेड शून्य काल से संबंधित जो नियम है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो मेंशन किए गए हैं, बताए गए हैं, लिखे गए हैं। और तीसरे में बोलते हैं दी रिक्वेस्ट टू रेज क्वेश्चन ड्यूरिंग 0 आवर कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द स्पीकर। की जो 0 आवर में क्वेश्चन शून्य काल के दौरान प्रश्न पूछने की जो इच्छा होती है किसी की, तो वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूछे या ना पूछे। स्पीकर हाँ भी कर सकता है, स्पीकर मना भी जो है वो कर सकता है। तो आपने क्या क्या ध्यान रखना है, देखो ये जो 0 आवर होता है ना, ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है, ये कोई फॉर्मल डिवाइस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नॉट करेक्ट पूछा गया है तो ये सही है। और आपने ध्यान रखना है कि ये जो है
और देखो 0 आवर की खास बात ये होती है ना कि क्वेश्चन पूछने के लिए प्री नोटिस नहीं देना पड़ता, परंतु हाँ अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो स्पीकर को जो है वो सुबह सुबह बता देगा, जाकर इनके इन्फॉर्म करेगा स्पीकर को। सुबह मॉर्निंग में 9-10 बजे के करीब वो इन्फॉर्म कर सकता है, उसे पहले नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन पहले नोटिस नहीं यहाँ पर दिया जाता। और अगले ये स्टेटमेंट सही है, ये मतलब ये बिल्कुल सही लिखा गया है यहाँ पर। और ये जो सी ऑप्शन लिखा गया है ना यहाँ पर, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं किसी भी हाउस के, जैसे कि स्पीकर होते हैं जो, तो स्पीकर जो है इनका काम होता है रेगुलेट करना है 0 आवर को, अच्छे से चलाना। तो इनकी मर्जी होती है, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो इनकी मर्जी होती है। ये भी कथन सही है और ये भी सही था। ऑप्शन डी जो था वो तो ऐसे ही था, नल एंड वाइड। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से जो है क्या होता है, 0 आवर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये एक इनफॉर्मल टाइप की डिवाइस है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो था, इंडिया की अपनी इनोवेशन थी और 1962 में जो था इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इंट्रोड्यूस इस तरह से किया गया इसको कि यहाँ पर कहा गया कि हम पब्लिक के जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे वो यहाँ पर उठाया करेंगे, तो इस तरह से इसको लाया गया यहाँ पर। अब अभी आपको पता है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चली है, तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि प्रेजेंट टाइम में जो स्पीकर हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, वो हैं कुलदीप सिंह पठानिया। तो इनका नाम आपने ध्यान रखना है कि कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो हैं वो स्पीकर हैं। और अब इनका ये काम, इनका ही ये दायित्व बनता है कि यही जो है वो हाउस को चलाएंगे। जब भी आपने, अब वीडियोस तो वायरल होती रहती हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि स्पीकर जो है वो कहेंगे सदस्यों को कि शांत हो जाइए, पहले इनको बोलने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। तो वो स्पीकर होते हैं और वो जो है कुलदीप सिंह पठानिया है। कभी लाइफ में मौका मिले तो एक बार विधानसभा सेशन देखने ज़रूर जाना, एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर पॉलिटी में आप रुचि रखते हैं तो ज़रूर जाएं, कभी मौका मिले अगर लाइफ में। अगला क्वेश्चन देखिए 167 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन इन इंडिया इज़ अ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेगी इसको सारी वीडियो का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एक फंडामेंटल राइट की श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब फंडामेंटल राइट की श्रेणी में आता है तो कौन सा आर्टिकल इसके साथ डील करता है? आर्टिकल नंबर 19, इसका भी पार्ट 1 है और पार्ट 1 का भी सेक्शन ए है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो डील करता है। अब देखो, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन आप बात करते रहते हैं कि आरटीआई मांगेंगे, तो आरटीआई मांगने से पता चल जाएगा। ये जो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। ये जो सेंट्रल एक्ट बना था ये, तो इसको पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 12 मई 2005 को, और रिसीव हुआ था प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए होती है। तो प्रेसिडेंट की अनुमति इसको 15 जून 2005 को जो था प्रेसिडेंट के पास गया था। और प्रभाव में कब से आया है ये? 2005 अक्टूबर 12 अक्टूबर 2005 से जो था ये अस्तित्व में जो था वो आया था। तो ये सारा आपने ध्यान रखना है इसके बारे में। ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आर्टिकल है ये, और यहाँ से मैं बाकी सारे राइट्स को आपको रिवाइज भी नहीं करवाऊंगा। एक तो आपने आर्टिकल नंबर 19 ध्यान रख लिया, 12 अक्टूबर 2005 आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि इस दिन ये अस्तित्व में जो था वो आ गया था। और राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। इसमें रूल्स होते हैं कि अगर आप आरटीआई मांगते हैं तो 30 दिनों के अंदर अंदर आरटीआई का रिप्लाई देना पड़ता है। अगर आरटीआई जो आपने मांगी है वो किसी और डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है तो कितने दिनों का टाइम चाहिए होता है। वो सारी चीज़ें आपको कभी ना कभी पता चलेंगी, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वो ज़रूरी यहाँ पर हैं भी नहीं, परंतु मैंने बता दिया कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो ये ध्यान रखें। और क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, बोलते हैं द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन इट्स, तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है वो इनमें से किस में निहित है। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट पूछते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर आता है, तो ये आता है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। कहाँ पर आता है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इनका आपको पता है कि DPSP जो है वो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आते हैं। अलग अलग प्रिंसिपल्स जो था वो हमने जान भी लिए थे, पहले ही हम रिवाइज कर चुके हैं। जो सोशल प्रिंसिपल हैं, इकोनॉमिक प्रिंसिपल हैं, पॉलिटिकल जो सोशल बेस पर हैं, कुछ गांधीयन बेस पर हैं, कुछ अलग अलग हमने वो जान लिए हैं। और हमने ये भी जान लिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट हमने कौन सी कंट्री से जो है वो अडॉप्ट किया है।
तो यहाँ से जानने के लिए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में ज़्यादा नहीं बच जाता। फंडामेंटल राइट्स हम ऑलरेडी जो है वो रिवाइज कर चुके हैं। प्रियम्बल की बात हमने आज नहीं की, तो प्रियम्बल के बारे में जान लीजिए कि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो हमारा है उसमें अलग अलग चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे कि जस्टिस उसमें कहा गया है, लिबर्टी कहा गया है, इक्वलिटी कहा गया है, फ्रेटर्निटी कहा गया है। तो जस्टिस उसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस कहा गया है। लिबर्टी जो दी गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट की दी गई है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन की दी गई है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ की दी गई है, लिबर्टी ऑफ फेथ की दी गई है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप दी गई है। इक्वलिटी उसमें दिया गया है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये जो है वहाँ पर कहा गया है। फ्रेटर्निटी तो आपको पता है कि भाईचारा होता है। और आपने ध्यान रखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ये इसके प्रियम्बल में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को जो है अडॉप्ट करती है, एनेक्ट करती है और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो भारत के निवासियों को सौंपती है। तो ये 26 नवंबर 1949 भी आपने ध्यान रखना है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था जो सबसे पहले शुरू हुआ था। इनके अमेरिका पहली ऐसी कंट्री है जिसने प्रियम्बल को जो था वो शुरू किया था, प्रियम्बल जिसने सबसे पहले लाया था। हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट भी की गई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 की, उसके माध्यम से जो था वो 3 वर्ड इसमें जोड़े गए, सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो था वो प्रियम्बल में जोड़े गए थे। तो ये सारी बातें आपने जान ली प्रियम्बल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, बोलते हैं हु इज द कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा। तो बोलते हैं कि राज्यसभा को डिसॉल्व करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है, कौन इसको विघटित कर सकता है। राज्यसभा को देखो डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि राज्यसभा जो है वो परमानेंट एक हाउस है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज। ये आपने ध्यान रखना है। अब राज्यसभा के बारे में ध्यान रखना है। देखो राज्यसभा जो हमारी होती है ना, जैसे कि लोकसभा होती है, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, स्पीकर ओम बिरला जो है वो प्रेजेंट टाइम में स्पीकर हैं। परंतु राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में जो है वो स्पीकर जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनको चेयरमैन कहा जाता है राज्यसभा का। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सदस्य अगर किसी को बनना है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन जो है वो रखी गई है, कुछ क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। अब ये क्या क्राइटेरिया है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? देखो इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के लिए जो एज रखी गई है वो 30 ईयर्स रखी गई है। ऑन द अदर हैंड लोकसभा की जब भी आप बात करते हैं तो लोकसभा के लिए 25 साल रखी गई है। अच्छा, विधानसभा के हमारे जो विधानसभा के सदस्य बनते हैं ना, तो आप मुझे बताइए कि विधानसभा के लिए कितनी एज रखी गई है, वो कमेंट करके बता दीजिए। और क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्या फिर आप वोट देने के लिए ही एलिजिबल हैं या आप सदस्य बनने के लिए भी एलिजिबल हैं, ये बताइए। और दूसरा वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ये भी ज़रूरी है। राज्यसभा में ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो इसकी है वो है 250 में से ध्यान रखना है कि 238 सीट्स जो हैं वो स्टेट और यूटी से चुनकर आती हैं और 12 इसमें नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट जो हैं वो चुनते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है चुने जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट टाइम में जो राज्यसभा के चेयरमैन है या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो है जगदीप धनखड़, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। और हमारे हिमाचल से जो है वो 3 मेंबर जाते हैं राज्यसभा के चुनकर। आपने ध्यान रखना है कि क्या कोई ऐसा स्टेट भी है जिसके 3 से 1 मेंबर जो है वो राज्यसभा में चुनकर जाते हैं? तो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे कि गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया। यहाँ पर राज्यसभा की एक ही सीट है। और भी बहुत सारे स्टेट हैं जिनकी एक सीट है। अगर हम दूसरी ही साथ अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड जो है वो 3 मेंबर जो है वो राज्यसभा में चुनकर भेजता है। उसी तरह अगर हम हरियाणा की बात कर लेते हैं तो हरियाणा 5 मेंबर जो है वो चुनकर भेजता है। उसी तरह अगर हम पंजाब की भी यहाँ से बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना है पंजाब जो है वो 7 मेंबर जो है वो राज्यसभा में चुनकर जो है वो भेजता है। कितने? पंजाब 7 भेजता है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा 5 भेजता है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड 3 भेजता है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश भी 3 ही जो है वो भेजता है। और देखिए शाम को जो 8 बजे क्यूज डाला जाएगा ना, वो हम पॉलिटी के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। अभी आपने पढ़ लिए ना, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस वहाँ पर अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे। पहले तो हमने HPGK के बहुत सारे क्यूज वहाँ पर प्रैक्टिस कर रखे हैं, परंतु पॉलिटी के अब करेंगे ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए और एक अच्छा रिविजन। आज पॉलिटी का दिन है तो पॉलिटी के ही क्वेश्चन ज़्यादा रिवाइज हो जाएँ। और देखो हिमाचल से प्रेजेंट टाइम में जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनमें जो है वो सिकंदर कुमार आते हैं, इंदु गोस्वामी आती हैं। और तीसरे नंबर के जो सदस्य हैं वो कौन है वो आपको कमेंट करके बताने हैं।
3 सदस्य हैं, सिकंदर कुमार है, इंदु गोस्वामी है, तीसरे नंबर के सदस्य आपने कमेंट करके बताने हैं। जो लेटेस्ट वन 2022 में बने थे वो सिकंदर कुमार बने थे, इतना भी मैं आपको बता देता हूँ। और अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। यहाँ पर आपको क्विज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर न्यूज़पेपर की कटिंग्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो टेलीग्राम ज़रूरी है, ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।